हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है क्लास 11 का थर्ड चैप्टर जो है कि फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यू रिवाइज, यानी जो 2020 और 21 का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं कि आज किन किन टॉपिकों पे हम लोग नज़र डालेंगे और कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिज़िकल फिटनेस की। तो फिज़िकल फिटनेस की बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी है। जैसे कि अगर नॉर्मल पर्सन के लिए माना जाए तो हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से, यानी हमारा गुड शेप है, हमारे मसल्स बढ़िया हैं, यानी हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, हमारे एब्स प्रॉपर तरीके से हैं, तो वो फिज़िकल फिटनेस है एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से। और अगर डॉक्टर की लैंग्वेज में जाना है तो डॉक्टर की लैंग्वेज में अगर हमारी बॉडी के सारे पार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो फिज़िकल फिटनेस है। वैसे फिज़िकल फिटनेस की जो डेफिनेशन मानी जाए तो फिज़िकल फिटनेस की डेफिनेशन ये कहलाती है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक अपने काम को पूरा कर पाए और वर्क कंप्लीट करने के बाद भी उसमें इंड्योरेंस, स्पीड, स्टेमिना, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। यानी वर्क ख़त्म होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो है फिजिकल फिटनेस। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस वास्तव में खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिज़िकल रिलेटेड जो हमें ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो हार्ट से रिलेटेड और फेफड़ों से रिलेटेड होती है। तो ये फिटनेस हमें इन खतरों को कम करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। शारीरिक रूप से जो फिट व्यक्ति होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कम रहता है, यानी नॉर्मल रहता है और ब्लड प्रेशर कम रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति फिज़िकली फिट होना चाहिए, क्योंकि फिज़िकल फिट होने के कारण व्यक्ति अपने डेली रूटीन वर्क को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। इसलिए यह कहा गया है कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के जीवन के वर्षों को बढ़ाती है, यानी उसकी एज को और ज़्यादा बढ़ाती है। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि ये सिर्फ जो खेल में भाग लेते हैं उनके लिए ही है, यानी उनको ही कठिन परिश्रम करना चाहिए और उनको ही फिट रहना चाहिए। पर ये धारणा बहुत ही गलत है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक रूप से फिट और वेलनेस व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ में आवश्यक होता है। इसका सामान्य व्यक्ति के लिए और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए अलग अलग महत्व है। इसलिए व्यक्तियों को शारीरिक पुष्टि यानी फिज़िकल फिट और वेलनेस की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। क्योंकि विवेकानंद जी चाहते थे कि हमारे देश के नागरिकों को फिट और वेलनेस उनकी सेहत होनी चाहिए, ताकि वे अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं और देश की प्रतिष्ठा को ऊंचा करें। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल को हिंदी में बोला जाता है जीवन शैली, यानी जीने का तरीका, उसको बोला जाता है लाइफस्टाइल। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ने एक इसकी मीनिंग दी है, वो है जीवन को जीने का एक मार्ग और शैली जो किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों को परावर्तित करती है।
यानी जीवन को एक जीने का जो तरीका है उसे ही लाइफस्टाइल कहा जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस की। तो शारीरिक फिटनेस के अलग अलग यानी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस अलग अलग होते हैं और अलग अलग खेलों में इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर माने तो स्विमिंग और रनिंग में हार्ट और लंग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो उनमें वृद्धि होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि जिम्नास्टिक में इसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, यानी इसका मतलब है शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति से कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होता है, उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक और डायनामिक। अगर कोई व्यक्ति मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है तो वो डायनामिक स्ट्रेंथ में आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पुलअप्स और पुशअप्स गतिशील शक्ति का प्रयोग करता है तो ये डायनामिक स्ट्रेंथ के अंतर्गत आएगा। डायनामिक स्ट्रेंथ को 3 स्ट्रेंथ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी वह शक्ति अधिकतम अवरोध के प्रति क्रिया करती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर थ्रो और जेवलिन। दूसरे नंबर का है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हिंदी में बोला जाता है विस्फोटक शक्ति। तो विस्फोटक शक्ति और गति की योग्यताओं का मिश्रण है, यानी इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों काम आते हैं, जैसे कि स्प्रिंट, स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट में हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति यानी अचानक शक्ति यूज़ करते हैं, उसे ही बोला जाता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों का मिक्सचर है, यानी विस्फोटक शक्ति की तरह ही शक्ति सहन क्षमता भी 2 प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, जैसे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। ये कुछ कुछ गेम में ही यूज़ होता है, जैसे लॉन्ग रेसेस और लॉन्ग अवधि की स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट और बहुत से गेम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ की, यानी स्थिर शक्ति, जो कि आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से जानी जाती है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी शक्ति बिना मूवमेंट के यूज़ कर सकता है उसे बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो मापा जाता है उसको मापा जाता है डायनामोमीटर से। ये दिखाई नहीं पड़ता पर वर्क हो रहा होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग में कुछ समय के लिए। स्पीड व्यक्ति की वह योग्यता है या क्षमता है जिसके द्वारा वह एक ही प्रकार के मूवमेंट को बार बार और बहुत तेज़ी से कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रनिंग इवेंट में। तो स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट, यानी जितनी तेज़ी से वो कोई एक्टिविटी कर सकता है वो कहलाती है स्पीड। एंड्योरेंस एक क्षमता है जो स्पीड और स्ट्रेंथ की तरह ही कंपोनेंट का एक अंग है। यह किसी भी क्रिया को कंटिन्यू रखने के लिए योग्य होता है, यानी सहन शक्ति, यानी हम कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हैं, यानी सहन शक्ति का मतलब है स्टेमिना, और इंड्योरेंस यानी हम किसी वर्क को
कितनी देर तक और कितनी कैपेसिटी तक कर सकते हैं, वो ही है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस उन खेलों में यूज़ होता है जिनमें खेलों की जो टाइमिंग होती है वो कम होती है और उनमें इंटेंस यानी कोई भी एक्टिविटी गति करने की जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती में होता है। दूसरे नंबर का जो यूज़ किया गया है वो है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में ठीक शॉर्ट टर्म का उल्टा होता है। इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया जाए लंबी दूरी की रेसेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेसेस और भी बहुत सारी रेसेस। पर्सन्स में फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर में जोड़ों में गति क्षमता को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कितना मूवमेंट कोई भी पर्सन कितनी जल्दी कर सकता है उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। नंबर 1 है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो एबिलिटी है जो किसी एक्सटर्नल हेल्प की यानी एक्सटर्नल की सहायता से ग्रेटर डिस्टेंस को कवर कर सके, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। एग्जांपल के लिए यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। दूसरे नंबर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में कोई पर्सन लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प के। फॉर एग्जांपल stretch our muscles without the help of a partner। नेक्स्ट जो मेन है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। 1980s में सबसे पहले जो फिज़िकल कंपोनेंट के 5 अंग हुआ करते थे, जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी हुआ करता था, और 5वें नंबर का था एजिलिटी। पर एजिलिटी के स्थान पर यानी एजिलिटी की परिभाषा जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट न बैठने के कारण एजिलिटी को हटाकर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यूज़ की गई, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो CNS पर निर्भर करती है, यानी कोई भी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी से ही व्यक्ति जो योग्य बन सकता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे बैलेंस एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, एडेप्टिव एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी और भी बहुत सारी एबिलिटी, जैसे जिम्नास्टिक और डाइविंग में इस प्रकार की जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यूज़ की जाती है हमारी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड। इसलिए एजिलिटी को हटा के कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को इसके स्थान पर यूज़ करा गया।